नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये हुंकार है, ये ललकार है, ये गर्जना है देश के राष्ट्रनायक की, जो साफ तौर पर पाकिस्तान की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई नीति है। वो आक्रामक नीति है जो ये बताती है कि हम जिस संकल्प पर चल पड़े हैं, जिस संकल्प पथ पर हम चल पड़े हैं, उस पर हम तब तक चलते रहेंगे जब तक वैश्विक पृष्ठभूमि से आतंक का समूल विनाश नहीं हो जाता। समूल नाश हो आतंक का, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है। यह आगाज है, अंजाम तो आतंक के खात्मे के साथ ही सामने आएगा। यह उस अखंडता का प्रतीक है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को भी दर्शाता है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां वहां राष्ट्र सर्वोपरि की भावना किस तरीके से अलख जगाती हुई नजर आ रही है, वो उन तस्वीरों में ही दिख जाता है जब भारत माता की जय के साथ वो नारा गुंजायमान होता है, जिसमें देश के शूरवीरों के पराक्रम का भी, उनके हौसले का भी जिक्र होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहां एक तरफ पूरा देश इस शौर्य गाथा की, इस ऑपरेशन सिंदूर के विजय गाथा की बात करते नहीं थकता, हमारे देश की सेना की पराक्रम की जय जय करते नहीं थकता, वहीं दूसरी तरफ देश की ही चंद राजनीतिक पार्टियां अपनी निज हित के लिए, अपनी राजनीति के लिए कई सवाल खड़े करती हैं। कुछ ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जो पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान को बल देते हैं। ज्यादा समय नहीं बीता है, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पाकिस्तान ने एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था कि हमने भारत के राफेल को गिरा दिया। भारत ने कहा कि दिखाओ सबूत, तो प्रमाण नहीं था। कहा क्या गया कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए, लेकिन हमने प्रमाण दिया कि हमने किस तरीके से आतंक के ठिकानों का अंत किया, उनको ध्वस्त किया, किस तरीके से आतंक को पनाह देने वाली पाकिस्तानी फौज के उस मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया जो सीधे तौर पर आतंक का आधार बन रहे थे। हमने प्रमाण दिखाए और पाकिस्तान ने सिर्फ झूठा नैरेटिव गढ़ा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान जिस झूठ के नैरेटिव पर आगे बढ़ रहा था, उसको खाद पानी देने का काम तो भारत के अंदर ही बैठी राजनीतिक पार्टियों ने कर दिया। कांग्रेस के बड़े लीडर लोकसभा में एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, पहले ही पूछ लेते हैं कि बताओ भाई कितने राफेल गिराए पाकिस्तान ने। पूछने का अधिकार है, लोकतंत्र में विपक्ष सवाल कर सकता है सरकार से, लेकिन सवाल पूछने के लिए भी स्थान का चयन उचित होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जाकर जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल पूछा था, वही सवाल पाकिस्तान के लिए खाद पानी का काम कर रहे थे। अभी ज्यादा समय नहीं बीता कि अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी ये बात पूछ रहे हैं कि बताओ उस सरकार के कितने राफेल गिराए। इधर सवाल पूछे जाते हैं राजनीतिक पार्टियों यानी कांग्रेस से या फिर टीएमसी से या दूसरी विपक्षी पार्टियों से, उधर पाकिस्तान में बैठे हुए नैरेटिव गढ़ने वाले, प्रोपेगेंडा बनाने वाले शुरू हो जाते हैं अपने काम पर। तो सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियां जो बार बार कह रही हैं कि हमारा अधिकार है सवाल पूछने का, सवाल पूछने में कोई गुरेज नहीं है। हम पूरा कह रहे हैं कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और हमारा लोकतंत्र तो विश्व भर में इस बारे में जाना जाता है कि यहां पर हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप राष्ट्र मिशन में राष्ट्र नीति को भूलकर अपनी राजनीति को ऊपर कर दें। जयराम रमेश कहते हैं, एक तरफ डेलीगेशन बाहर है, दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों से तुलना उन्होंने कर दी, जो बातें उन्होंने कह दी, उसने भी बवाल खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ राष्ट्र हित है, दूसरी तरफ राजनीति है। एक तरफ अलग जग चुकी है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की, दूसरी तरफ राजनीति की अलग जगाने के लिए गाहे बगाहे बयानों की झड़ियां लग रही हैं। तो तय
हमें और आपको करना होगा कि कौन राष्ट्र हित के साथ है, कौन राष्ट्र के साथ खड़ा है और कौन राष्ट्र विरोधी होता जा रहा है। आज इसी पर खुलकर बात करेंगे कि जब राष्ट्र जीतता है तो कांग्रेस क्यों हार जाती है। हमारे साथ थोड़ी देर में आज के अतिथि भी जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले वो बयान सुन लीजिए जिसने इस पूरी की पूरी परिस्थिति को हवा दे दिया है, जिसने ये सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राष्ट्र विरोधी हो रहा है। बयान सुनिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। में भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला। आतंक के हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। साथियों, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल फायरिंग की, जो हमारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की कम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने दुश्मन के खिलाफ हमारी इंटेंट और रेडीनेस को भी दर्शाया है और दुश्मन इसी से डिफेंसिव पोस्चर में आ गया कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया हुआ था, उसमें उनकी भूमिका थी। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। गलत है, उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उनके भी पार्टी के मेंबर्स गए हैं, सांसद गए हैं, इस पूरे जो हमारे सारे सांसद गए हैं, अलग अलग देशों में गए हैं, हमारी बात रखने के लिए गए हैं। और ये जो पूरा जो ग्लोबल इमेज है भारत की, जो कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बहुत अच्छी हुई है, बहुत सम्मान मिल रहा है भारतीयों को विदेशों में भी, उसको बिगाड़ने के लिए और हमारे सांसदों की तुलना टेररिस्ट से करना, मतलब ये बहुत ही गलत है। जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहाँ आतंकवादी घूम रहे हैं
और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए, और उसमें आपके भी सांसद हैं। రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी किस तरह बात किया है, बिल्कुल मैं खंडन कर रहा हूं। एक गलत स्टेटमेंट है। देश के सेना के विषय पर भी प्रश्न करते हुए, सेना को अपमान करते हुए जो बात किया है, ये बिल्कुल गलत है। बड़े मियां राहुल गांधी दिल्ली से बात करते हैं, छोटे मियां रेवंत रेड्डी हैदराबाद से बात करते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं, जो राफेल फाइटर जेट्स जो है वो गिर गया, ऐसा पाकिस्तान भी नहीं बोले आज तक, कोई भी देश भी नहीं बोले, मगर राहुल गांधी बड़े मियां दिल्ली से, छोटे मियां रेवंत रेड्डी हैदराबाद से बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब एकजुटता के साथ राष्ट्र एक सुर में राष्ट्रवाद की भावना के साथ ऑपरेशन सिंदूर के जयकारे कह रहा हो, जय जय कर रहा हो, जब देश में जश्न जैसा माहौल हो, जब देश में राष्ट्रीय भावना सर्वोच्चता पर हो, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से ये बयान क्या दिखाता है? क्या ये डर है? डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से, या फिर डर राष्ट्रवाद की बुलंद होती आवाज से, जिसमें कांग्रेस पार्टी गाहे बगाहे अपने आप को असहज महसूस करती है? सवाल बड़े हैं और इसीलिए रणक्षेत्र में इन बड़े सवालों का जवाब देने के लिए अब आज के अतिथि भी जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर ले आइए, स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे धर्मेश शर्मा जी। इसके साथ ही जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमेश ठाकुर जी हमारे साथ होंगे, और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल विनय कुमार ब्याला सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मृत्युंजय जी आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ। हालांकि उम्मीद ये थी कि धर्मेश जी हमारे साथ पहले जुड़ जाएंगे और उनसे मैं पहला सवाल करती, लेकिन शायद अभी वो जुड़े नहीं हमारे साथ। लेकिन ये जो परिस्थिति बन रही है, ये किस चीज का डर है? ये डर मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का है, या फिर डर इस बात का है कि जिस तरह से इस बार राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना, राष्ट्रीय एकता, वो सुर एक साथ नजर आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अपने आप को असहज समझने लगी? बिल्कुल लावनी जी, मेरे ख्याल से आपका असेसमेंट बहुत सही है। कांग्रेस पार्टी को हर एक उस बात से डर लगता है जहां कहीं भी उसे दिखता है कि देश के सारे लोग या तो धर्म के नाम पर एक होने लगते हैं या राष्ट्रीयता के नाम पर एक होने लगते हैं, तो उनको दिखता है कि उनका जो वोट बैंक है, जिसको टुकड़ों टुकड़ों में रख के वेरियस सेक्ट्स को कंबाइन करके वो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, उनको उस पर खतरा नजर आने लगता है। अभी भी यही हुआ है पहलगाम हमले के बाद। अब देखिए, पूरा देश एक स्वर में न सिर्फ उस घटना की निंदा की, बल्कि सरकार ने जिस प्रकार से कदम उठाया उस घटना के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी सबने सराहना की। और इन सब के बीच न सिर्फ देश के लोग, विदेश में जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, कितने सारे दूसरे देश है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और उन सब के बीच इनके कुछ नेता आके बार बार, मुझे लगता है एक प्रकार से वो सवाल नहीं पूछ रहे, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो, वो चाहते हैं कि कोई रफाल गिरा तो हो शायद, ताकि जब हमने मुद्दा उठाया था लोकसभा में पहले कि रफाल में घोटाला हुआ है, उसको हम किसी प्रकार से सही साबित कर सके, हम कोई नुकसान शायद हुआ हो ताकि हम साबित कर सके कि मेक इन इंडिया कितना फेल है, कि हमारा जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है डिफेंस का वो कितना फेल है, शायद कोई नुकसान हमारे यहाँ हुआ हो ताकि हम गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लें। तो मेरे ख्याल से चाहत है अंदर से, वो सिर्फ सवाल नहीं है लावनी जी। अब देखिए उनके मन में चाहत होता है। एक बार जयशंकर जी ने बयान दिया, उसको किस प्रकार से घुमा घुमा के उन्होंने पूछा, बस दिखाने के लिए कि नहीं किसी प्रकार से इनको गलत साबित कर दे। ट्रंप ने एक बार बोल दिया कि हमने मध्यस्थता की, 2 दिन बाद उन्होंने कह दिया नहीं हमारा कोई रोल नहीं था उसमें, लेकिन दूसरे कमेंट को उन्होंने इग्नोर कर दिया। पहले कमेंट को लेकर बार बार कह रहे उन्होंने कैसे मध्यस्थता कर दी। तो एक प्रकार से हम चाह रहे हैं कि हमारा देश फेल कर जाए। अब सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं कि छिटपुट हमने कुछ हमला किया है।
जयराम रमेश क्या सबसे पहले तो जयराम रमेश को मुझे लगता है इस बात का दुख है कि वो जो पैनलिस्ट गए हैं सर्वदलीय सभी दल से, उसमें वो नहीं गए। सबसे बड़ा दुख उनका वही है। उन्होंने जिन लोगों का नाम भेजा था कांग्रेस की तरफ से, उसमें हम सबको पता है सैयद हुसैन भी थे, जिनकी जीत के जश्न में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो उनको हमारी सरकार ने ना भेजकर वैसे लोगों को भेजा जो एक्चुअली ग्लोबल फोरम पर जाकर इंडिया की बात को रख से। सोचिए, शशि थरूर का इन्होंने नाम तक नहीं भेजा। उनसे ज्यादा कौन परिपक्व हो सकता है ग्लोबल अफेयर्स में और डिप्लोमेसी में। और भाजपा ने यह काम किया, उन्होंने जो सबसे बेहतरीन व्यक्ति थे सभी पार्टियों से, उनके ग्रुप्स बनाए, उनको विदेशों में भेजा। और देखिए कैसी कुंठा बाहर आ रही है। उनके पार्टी के सदस्य भी गए हो, लेकिन कुंठा देखिए। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये लोग जब तक वापस आएंगे, आप देख लीजिएगा शशि थरूर पे कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो एक सवाल देखिए, एक सवाल ये है कि ठीक है, विपक्ष जिस तरीके के रिएक्शंस दे रहा है वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जा सकते, क्योंकि राष्ट्रीय मिशन में ये बाधा होते हैं ऐसे जब स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन एक बात जो वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप स्पेशल सेशन बुला लीजिए और उसमें उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर दीजिए। तो इस स्पेशल सेशन को बुलाने में इतना डिले क्यों कर रहे हैं? बुला लीजिए एक सेशन, और उनको जितनी भी क्वेरीज है वो वहां पर, वो बार बार कह रहे हैं कि बुलाइए, हम उसके बाद हम सवाल नहीं पूछेंगे, जो अच्छा होगा उसकी तारीफ भी करेंगे, बाद में जो सवाल है उनके जवाब हमें मिल जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लावनी जी देखिए, सबसे पहले जब ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद हम लोगों ने एक सर्वदलीय बैठक बुला के सबको ब्रीफ किया कि क्या घटना हुई है कश्मीर में। जब एक्शन हुआ उसके बाद पब्लिक ब्रीफिंग्स हुई, उसके बाद सर्वदलीय बैठक में ब्रीफिंग हुई कि क्या रिटेलिएटरी एक्शन लिया गया है, उसके बाद डीजीएमओस की ब्रीफिंग हुई। इतना सबके बाद हमने हर चीज का इनफैक्ट इतना डिटेल्ड आउटकम सबके पास है कि किस किस एयरबेसिस पे हमला हुआ, क्या नुकसान हुआ है, इनकी मंशा क्या है। देखिए, सर्वदलीय बैठक में भी इन्होंने सवाल पूछे हर प्रकार के, उनको जवाब दिए गए। अगर उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ जानकारी प्राप्त करने की होती तो उनको सर्वदलीय बैठक नहीं मिल गई होगी। पार्लियामेंट में इस बात को लाने की उनकी मंशा यही है कि वो किसी ना किसी प्रकार से सरकार को घेरे, कोई ना कोई पॉइंट को सरकार को घेरे। देखिए होता क्या लाम जी, इनफैक्ट इसी पॉइंट पे एक सवाल पूछा गया था शशि थरूर जी से, और उन्हीं का मैं आंसर कोट कर, उन्होंने कहा कि कभी भी इस प्रकार के मैटर्स को पार्लियामेंट में डिस्कस करना अनुचित होगा, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर्स, इसमें बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिशनरी चीजें होंगी जो हमने की होंगी, बहुत सारे बैक चैनल टॉक्स ही होंगे जिसके बारे में आप पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते, जो पब्लिक फोरम्स पे नहीं आ सकती। लेकिन विपक्ष का क्या है, वो चाहती है कि कौन सा वो सुराख हमें मिले, कौन सा वो एक लूप होल हमें मिल जाए जिसके ऊपर हम घेरने का प्रयास करें। अभी तक उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है, और संसद सत्र को वो टूल की तरह इस्तेमाल कर लेना, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि वो नेशनल सिक्योरिटी से खेलना शुरू कर देंगे जब संसद सत्र होगा, उसमें इस प्रकार की चीजों पे जब चर्चा होगी। चलिए, यानी ये महत्वपूर्ण है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो कम से कम एक सुर एक आवाज निकले, यहां पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। धर्मेश जी शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी अब जुड़ चुके हैं। वाचस्पति जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और जिस तरीके से ये तमाम जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए साहब। मैंने आपके साथ बीते दिनों से जितने भी डिबेट्स किए हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि आप लोग सवाल पूछने के अधिकारी हैं, पूछना भी चाहिए। विपक्ष को लोकतंत्र में एक भूमिका मिली हुई है, लेकिन सवाल पूछने से पहले, बयान देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सवाल हमारे ही दुश्मन के लिए खाद पानी का काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब राष्ट्र जीतता है तब तक कांग्रेस हार जाती है और ऐसे बयान, ऐसे सवाल शुरू हो जाते हैं? वाचस्पति द्विवेदी जी। लावनी जी नमस्कार। नमस्कार। और आप हमारे सभी को अपने साथियों को भी बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। जब भी आप कहना है, देखिए कांग्रेस के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और हमने हमेशा चाहे देश की आजादी से लेके देश के निर्माण से लेके अब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के नेतृत्व के लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बनाने तक, और उसके आगे विदेश नीति जितनी भी देश की बनी, उन्हीं विदेश नीतियों पर आज भी देश चल रहा है। इसलिए इस बात को आप कह रहे हैं, उस बात को मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस की विदेश नीति से ही आज तक जितनी भी सरकारें इस देश के अंदर बनी है उसको चलती हैं। लेकिन इस तरीके से ये कह देना बड़ा खराब बात है। देखिए, विपक्ष के नाते जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब भी वो सवाल किया करते थे। जब नेहरू जी 62 का युद्ध चाइना से हारे थे तब भी उन्होंने सवाल किए थे, तो बड़े कटाक्ष भरे सवाल किए थे। उन सवालों को अगर आप जब उठा लें तो कांग्रेस के आज के सवाल उसके क्षणभंगुर भी नहीं है। उस समय नैतिक रूप से उस बात को मानते हुए उस समय वी के कृष्ण मेनन जी ने रक्षा मंत्री थे,
तो उसमें हमने अपनी सरकार ने और रक्षा मंत्री ने अपनी गलती मानी थी। तो हम कभी भी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं और हमेशा रखते रहेंगे, लेकिन इस तरीके का लांछन लगा देना कि हमारे सवाल पूछने से अगर पाकिस्तान को फायदा होता है, तो आप मैडम जरा ये बता दीजिए कि अगर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और रामायण लिखने के बाद अगर कोई रावण का फैन हो जाए, तो आप ये बताइए क्या इसमें क्या तुलसीदास जी की गलती हो गई या वाल्मीकि जी की गलती हो जाए या कोई मेघनाथ का कोई फैन हो जाए, इसमें कोई क्या कर सकते हैं? नहीं, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान कांग्रेस का फैन है। चलिए, कम से कम ये तो आपने बता दिया, उदाहरण बड़ा अच्छा दिया आपने, और ये तो बता दिया कि पाकिस्तान कांग्रेस की फैन पाकिस्तान है। अब देखिए, अब यही इसीलिए मैंने कहा था कि सवाल आज इसी पर होगा कि कौन राष्ट्र के साथ है, कौन राष्ट्र हित की बात करता है और किसके सुर राष्ट्र विरोधी हो रहे हैं। आपने उदाहरण भी दिया, तो ऐसा उदाहरण दिया जिससे आप ही पर सवाल खड़े हो गए। आपने नीतियों की बात की वाचस्पति जी, नीतियां तो ये कहती है कि सीधे तौर पर आक्रामक होना चाहिए, ऑफेंसिव होना चाहिए, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। नीतियां तो ये भी थी कि 70 सालों तक जब तक आप लोगों की सरकार थी तो कश्मीर पर कोई स्पष्टता नहीं आ पाई। गाए बगाए जिसने देखा जैसे चाहा उस तरीके का बयान दे दिया, यूएन में जब चले गए जैसा चाहा बयान दे दिया। जो हमारा था उसको आज तक हम अपना लेने के लिए अब ऑफेंसिव हो रहे हैं। तो आरोप तो आप पर यह भी लगता है कि विफलताओं को आपने विरासत में दे दिया है बीजेपी को, और आप कह रहे हैं कि आपकी नीतियां बड़ी आक्रामक थी। लावनी जी, आज जो कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर है वो केवल नेहरू जी की वजह से है। जरा आप एनेक्सेशन का जो क्लॉज उठा के देख लीजिए। महाराजा रणजीत सिंह जी ने कांग्रेस में भारत में विलय का सवाल नहीं उठाया था। वो स्विट्जरलैंड की तरीके से एक बफर राष्ट्र होना चाहते थे। उसमें उस समय पटेल साहब ने भी बहुत आग्रह किया था। अरे साहब, इतना क्या आग्रह किया था पटेल साहब को? तो आप लोगों ने सुना ही नहीं था। पटेल साहब को सुना होता तो पीओके पर आज कहानी दूसरी ही होती। पटेल साहब को तो आपने सुना ही नहीं था। आप लोग खुद के मुंशी साहब को भूल जाते हैं, आप खुद बीपी मेनन साहब को भूल जाते हैं। आप पटेल साहब की तो बात ही मत कीजिए। और रही बात कश्मीर की, तो फिर धारा 370 को खत्म करने में इतना समय क्यों लग गया, जबकि वो तो टेम्परेरी था। अगर बहुत कुछ नेहरू की नीतियों में था, और हम कह भी रहे हैं, आपकी बात को कह रही हूं कि अगर नेहरू जी की नीतियों में इतनी सारी चीजें थी तो 70 सालों तक कुछ ऐसी चीजें हम जो ढो रहे थे वो क्यों ढोते रहे? बदलाव तो पहले ही हो जाना चाहिए था। क्यों 70 सालों तक मुझे मौका नहीं मिला कि मैं जाके जम्मू कश्मीर में चाहूं तो मैं एक घर खरीद सकूं? क्योंकि आपकी नीतियों ने तो मुझे मौका ही नहीं दिया था। कम से कम मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म करके ये मौका तो देश के वासियों को दिया कि भाई कश्मीर में जाके रहिए, वो आपका अपना हिस्सा है। अब सवाल मैडम आपका बहुत बड़ा हो जाता है, फिर प्रश्न में बहुत सवाल मेरा सटीक होता है। आपकी स्मृति पटल पर जो चीजें मिट गई होती हैं उसको याद दिलाते हुए मुझे सवाल पूछना पड़ता है आप लोगों से। अरे ठीक है लावनी जी, तो मैं कह तो रहा हूँ कि धारा 370 हटने के बाद कितने लाख लोगों ने प्लॉट वहां ले लिए, कितने लाख लोगों ने वहां तामीर करा ली अपनी बिल्डिंग, कितने लाख ब्राह्मण वहां पे वापस विस्थापित हो गए, कितने लाख लोगों को, कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां पर नौकरियां मिल गई। वो अभी भी सरकार में, अभी भी जब आप 370 हटी उसके बावजूद भी वो आंदोलनरत रहे। वो घटनाएं क्या आपको याद नहीं है? उनके क्लिप्स चूंकि मेरे पास नहीं, आपको अच्छी तरह पता है। अगर आप पारदर्शिता से बात करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो एक शुरुआत हुई है उस शुरुआत से ही घबराकर ये जो हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले, वो शुरुआत से ही घबराकर हो रहे हैं। उस बदलाव को ही आतंकवादी और पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। बोलने तो इसी पर मुद्दा है। हमें तो थोड़ा सा बोलने दीजिए, हमें तो वैसे ही समय कम देते हो। सबसे ज्यादा आप ही लोगों को मौका मिलता है। कहना चाह रहा हूं कि शशि थरूर जी कह रहे हैं कोलंबिया में क्या हो रहा है, कोलंबिया में वेलकम नहीं हुआ। आप ये बताइए, अजरबैजान हमारा इतना छोटा सा मुल्क, अजरबैजान हमारे खिलाफ हो गया। मालदीव इतना छोटा सा 50,000 का देश जो हम पे आश्रित था, वो हमारे साथ नहीं है। तिब्बत हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ। जिसको हमने आजादी दिलाई, जिस देश का हमने निर्माण कराया, वो हमारे साथ विदेश नीति हमारे साथ नहीं है। कितने छोटे छोटे से जल्दी से चलाते हैं, भी नहीं, आधे टुकड़े के एक विभाग के बराबर भी नहीं है। वो हमें आंखें तरेड़ते हैं। अजरबैजान हमें आंखें दिखाएगा, काउंटर आंसर ले लेती हूं मृत्युंजय जी से। मृत्युंजय जी काउंटर आंसर जल्दी से। आंखें दिखाएगा तो हम सवाल नहीं करेंगे, सवाल तो पूछेंगे ना कि इसमें क्या दिक्कत हुई, क्यों ऐसा हुआ, और क्या पूंछ में ठीक है, पठानकोट में मृत्युंजय जी से
क्या वहां पर जवाब पाकिस्तानी जल्दी से आक्रमण नहीं हुआ? मृत्युंजय शर्मा जी, सवाल जवाब अगर जल्दी रामनी से जी, दो चीजों दयाला पे- सर और रमेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। 40 से ज्यादा लोग वाचस्पति जी चुप हो तो मैं हताश जवाब दे हुए। बोला सरकार जी। तो कह रही थी कुछ सबसे वहाँ पहले हुआ दो ही चीजों नहीं पे है। इम्पोर्टेंटली, आप एक ये तो कह जो रहे थे, फैक्चुअली एक भी वहाँ पे कुछ इनकरेक्ट नहीं हुआ, है एक भी शेलिंग नहीं कि हुई, आज कश्मीर एक भी हमारे आदमी साथ वहाँ इसलिए है फौज नहीं क्योंकि हुआ। जवाहरलाल नेहरू 40 से चाहते ज्यादा थे, ये फौज बिल्कुल दिखा दिए, फैक्चुअली घर गलत के है। हम सभी को पता है कश्मीर आज हमारे साथ क्यों है, क्योंकि सरदार पटेल ने उस पर अरे इंसिस्ट किया। वाचस्पति जी, थांबा, इतने सवाल पूछ लिए, जवाब दे रहे हैं वो, रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए। बहुत सवाल कर लिया आपने, मैंने मौका भी दे दिया, जवाब तो सुन लीजिए साहब, जवाब सुन लीजिए। हाँ मृत्युंजय जी, जल्दी प्लीज। जी सबसे पहले फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और कश्मीर की जो भी हालत हुई, कश्मीर में जो थर्ड पार्टी की मध्यस्थता हुई, कश्मीर सबको पता है जवाहरलाल नेहरू के कारण 162 के, सुन लीजिए ना यार, लगातार बोलते ही रहेंगे क्या वाचस्पति जी, डिबेट ऐसी नहीं होती, प्लीज सर। आपने कीजिए बोला ना, थोड़ा आपने सा। इतने सवाल किए, मैंने आपको मौका दिया, अब उनका जवाब ले लीजिए। तो रमेश ठाकुर सर और कर्नल व्यारा भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से मृत्युंजय जी, प्लीज। 1947 बहुत बड़ा फेलियर था हमारे लिए कश्मीर के मैटर पर, और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के कारण। 1962 की इन्होंने बात की कि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का, होना ही चाहिए, क्योंकि 1962 में जवाहरलाल नेहरू अपने फोर्सेस को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में वो भाग गए। उन्होंने कहा कि माई हार्ट गोज आउट टू ऑल माई कंट्रीमैन, और बोल दिया कि अब ये वतन अब तुम अपने पे हो, तुम्हारे हवाले है। उन्होंने ये कह दिया कि नॉट अ ग्रेन ऑफ ग्रास ग्रोज इन लद्दाख, तो लद्दाख को हम लेके क्या करेंगे। तो होना चाहिए क्रिटिसिज्म। और दूसरा भी फिर से आप देखिए कि एक देश अगर कोलंबिया, अजरबैजान अगर हमारे खिलाफ उन्होंने कोई भी बयान दिया हो, हमारे साथ नहीं खड़ा हो, तो कांग्रेस की लगता है बाछे खिल जाती है। वो कितना खुश हो जाते हैं कि हमारे साथ ये देश नहीं है। सोचिए, इनको तो थोड़ा दुख होना चाहिए, इन्हीं का शशि थरूर गए बात कर रहे हैं, तो इनको कम से कम इस चीज पे तो खुशी होनी चाहिए कि OIC, ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो हमेशा हमारे विरुद्ध रहा है हर चीज में, उसने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया इस बार। इसकी इन्हें खुशी नहीं होती है। यानी वो देश जो अगर देखें कि इस्लामिक कट्टरता जिनके यहाँ हावी है, वो देश अगर हमारे साथ नहीं खड़े हैं, तो उस पर कांग्रेस इतनी क्यों बातें उसकी खिल जाती है, जबकि वो देश जो बड़े से बड़े देश है, वो ये कह रहे हैं कि आतंक के विरुद्ध इस लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। कर्नल व्याला, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुरक्षा नीति, सैन्य नीति, कूटनीति, जिसमें हम जिस ऑफेंसिव तरीके से आगे बढ़े हैं, क्या ये जो तरीका है वो रास नहीं आ रहा है कांग्रेस को, और वो तरीका देश को रास आ गया है, राष्ट्रभक्तों को रास आ गया है, इसीलिए इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है और गाहे बगाहे ऐसे बयान आ रहे हैं? कर्नल व्याला, रमेश जी, बस इसके बाद आपके पास आती हूँ। दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक, देखिए, आप भाजपा की आलोचना कीजिए, आप मोदी जी की आलोचना कीजिए, आप सरकार की आलोचना कीजिए, ठीक है, आप विपक्ष में हैं। आप सेना की आलोचना मत कीजिए। आप ऐसे वक्तव्य मत दें जिससे हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल गिरे। मेरा पहली चीज तो यह है, राजनीतिक के लोगों को, खासतौर से विरोधी लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिससे हमारी सेनाओं के शौर्य को, हमारी सेनाओं के पराक्रम को ठेस लगे। ये जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इनके बयानों को मैं पाकिस्तान टीवी और पाकिस्तान के चैनल्स को बहुत देखता हूं। राहुल गांधी और पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे लोगों के बयानों को पाकिस्तान टीवी प्रमुखता से देता है। वो बताता है कि भारत में सरकार का और भाजपा सरकार का कितना विरोध है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऐसे वक्तव्य न दें जिससे हमारी सेना के शौर्य को ठेस लगे और उनका पराक्रम को उनको क्षति पहुंचे। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं, जहां तक मैं तो सैनिक अधिकारी हूं, राजनीति में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है, कांग्रेस के अंदर ही आप आने वाले दिनों में देखेंगे, कांग्रेस के अंदर दुर्भाग्य से वामपंथी विचारधारा, ये कन्हैया कुमार जैसे लोगों ने अपना वामपंथी विचारधारा ने अपना अधिकार जमा लिया है। और जो मॉडरेट आवाज हैं, मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर सकता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर वैचारिक फूट पड़ेगी, और जो राष्ट्र के लिए शशि थरूर जैसे लोग और ये जो मनीष तिवारी जैसे लोग, और यहां तक कि ये शर्मा जी जो है, इन्होंने भी, और ये लोग हो सकता है आने वाले समय में ये जो नेहरू गांधी फैमिली की जो रसोई के चमचे हैं, ये पवन खेड़ा और जयराम रमेश, और यहां तक कि अब तो वाड्रा भी बोलने लग पड़ा है, इन लोगों की आवाज कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के अंदर जो लोग राष्ट्र भक्त लोग हैं,
वो लोग देखिएगा, इन लोगों ने 2018 में एक G20 ग्रुप बनाया था। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो उसमें से गांधी काफी खानदान के चेहरे खिलाफ वही बोल हैं रहा था। जो अब राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय नीति को समझते हैं, और यही सवाल आपने बड़ा उठाया कि आने वाले समय में ये कांग्रेस का हिस्सा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो जब राष्ट्र जीतता है तो कांग्रेस क्यों हार जाती है? जारी है ये डिबेट रणक्षेत्र का, और सीधे मैं रमेश ठाकुर जी के पास आना चाहती हूँ। अब रमेश जी, महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष जिस तरीके से बयान देता है, चर्चा उसी बयान पर होने लगती है, क्योंकि वो बयान ही पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट सिस्टम का काम करने लग जाता है। और अब जो परिस्थिति बन रही है, वो चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, क्या आप मानते हैं कि ये बयान जो आ रहे हैं, दरअसल मोदी की लोकप्रियता ही विपक्ष की जो रणनीति है उसका सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है? क्या ऐसा है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? नहीं लावनी जी, मुझे लगता नहीं कि अगर विपक्ष किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की छवि पे या उनके कार्यकाल पे या उनके कार्यशैली पे अगर लालझन लगाता है या कीच उछालता है, कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि 2014 से अब तक बहुत सारी चीजें हुई, हर तरीके से कटाक्ष हुए, हर तरीके से क्या कुछ नहीं कहा गया, सब कहा गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आ जाती है यहाँ पे जो ये पूरा मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट था, ऑपरेशन था, युद्ध था, ये भी क्लियर नहीं हो पाया, बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। लेकिन इसमें सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो सारी चीजें करी, उसके लिए उसके सामने विपक्ष भी नतमस्तक है, विपक्ष भी वाहवाही कर रहा है, कोई उनको नकार नहीं रहा। क्योंकि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद विपक्षीय दलों के साथ में सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो बढ़ चढ़ के सारे दलों ने साथ दिया। लेकिन उसमें दिक्कत वहां से एक स्टार्ट हो जाती है जो विपक्ष को नागवार गुजरी थी, उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का ना आना। क्योंकि इतनी बड़ी जब बात हो रही है, देश के पूरा देश लड़ रहा है, हम लोग उनके व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बहुत समय से हमें परेशान कर रही है, और ऐसे में अगर मुखिया आके जवाब नहीं देता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है तो कि सामने वाले को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई जब मुखिया ही गायब है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ सवाल उठते हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से विपक्ष के बयानात आए, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की टेलीविजन और वहां के एक खाद पानी बन जाता है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष को ऐसे बड़े मुद्दे पे जो सैन्य से जुड़ा हो, जो पराक्रम से जुड़ा हुआ, वहां पे बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए, ताकि उससे दूसरे को फायदा ना हो, हमारे दुश्मन को ना फायदा, उससे बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो सवाल खड़े हुए हैं, कल एयर चीफ मार्शल सिंह साहब ने जो चीजें कही अनएक्सपेक्टेड हैं सेना के लिए, सेना के अंदर, और उससे प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा है। ये जो सवाल जो खड़े हुए हैं, ये सवाल कौन देगा? ये सवालों के जवाब जब तक एक सत्र नहीं बुलाया जाएगा और प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, तब तक मुझे लग रहा है विपक्ष मानने को राजी नहीं होगा। पहले क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसमें रमेश जी इसका जवाब मैं अभी मृत्युंजय जी से ले लेती हूँ। लेकिन आपने अपने वक्तव्य में दो बातें जो कही, आपने कहा कि पहले तो ये क्लियर ही नहीं है कि ये क्या था, ये युद्ध था या नहीं था। तो ये तो पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि आतंक के खिलाफ हमने एक लड़ाई छेड़ी थी, आतंकी अड्डों को हमने ध्वस्त किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर हमला समझ लिया। और डीजीएओ AK भारती साहब तो पहले ही ये बातें क्लियर कर चुके हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन है। अब और क्या क्लियरेंस चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जरा डीजीएओ भारती साहब की जरा वो बयान एक बार फिर से हमारे दर्शकों को भी सुना दिया जाए और पैनलिस्ट को भी सुना दिया जाए। मुझे लगता है कि वो बयान इस सवाल का जवाब देने के लिए काफी है। बयान सुनाइए जरा जल्दी से। स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। देखिए, ऑपरेशनल भी हैं और हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और ये भी कहा गया था उनकी तरफ से, और मैं प्रोड्यूसर रुचि को बोलूंगी वो बयान जरा जल्दी से ले आए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि अभी हम बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि हम वॉर जैसी सिचुएशन पे हैं। रमेश जी, डीजीआईओ का बयान तो आपने भी सुना होगा, तो अब क्या जवाब चाहिए फिर ऐसे में? नहीं, इसमें जवाब नहीं। मेरे मुझे लग रहा है मेरे बयान को आपने गलत तरीके से नहीं, ये आपका ही आपकी बात नहीं। अभी वाचस्पति जी ने भी जब शुरुआत की थी तो यही कहा था कि क्लियर ही नहीं है कि युद्ध है या अल्प युद्ध है। ये बार बार पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। लावनी जी, शुरुआत में जब हमारी सेना चढ़ाई कर रही थी ना, तो उस समय पूरा देश। आपकी ऑडियो हम तक नहीं आ रही है रमेश जी। आई एम सॉरी रमेश जी, आपको रोक रही हूँ, ऑडियो नहीं आ रही आपकी।
जी जी आ रही हाँ, आवाज? आप बोलिए। मुझे लग रहा था उस समय जब हमारी सेना कर रही थी, तो ये लग रहा था कि बहुत अच्छा मौका है, पीए को भी हमारे हाथ में आ जाएगा और हम इनको सबक सिखा देंगे। और फुल्ली हम लोग जा रहे थे पूरा युद्ध के रूप में। अब उसके बाद में ऑपरेशन का नाम दिया, खैर जो भी दिया गया है, लेकिन उसका जो हमारा पराक्रम है वो दुश्मन ने देखा। हमारी सेना ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, वो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, चाइना ने भी देखा, पाकिस्तान ने भी देखा, अमेरिका ने भी देखा, सबने देखा। इसलिए सेना के शौर्य पर कोई भी आपत्ति और कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता, उंगली नहीं उठा सकता। मैं तो पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं, 3 दिन का ऑपरेशन था। अगर इसमें 3 दिन और जुड़ जाते तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को मतलब नानी ही याद आ जाती, वो भूल जाते कि अब दोबारा से कभी हम हिंदुस्तान के साथ में युद्ध करेंगे, ऑपरेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे। खैर वो कसक रह गई है, लेकिन आगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, कंटिन्यू हुई है, मुझे लग रहा है अभी गुंजाइश है कि मुंह तोड़ जवाब हम एक बार और देंगे। गुंजाइश अभी और भी है। कर्नल व्याला सर, जल्दी से आपके पास आती हूँ और फिर एक बार फिर से अपनी पॉलिटिकल बॉडीज के पास जाऊंगी। लेकिन कर्नल व्याला साहब, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल भी कहा था और आज भी कहा था, कह दिया है कि अगर अब किसी भी तरीके की हिमाकत हुई तो फिर संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। यानी हम अपनी नीतियों पर, हम अपनी रणनीतियों पर टिके हुए हैं, ऑफेंसिव मोड में हम आ चुके हैं, और यही सबसे बड़ा मैसेज है। मैं आपको वह बयान याद दिलाना चाहूंगा जिस दिन ये तथाकथित सीज फायर की बात हुई थी। उससे पहले करीबन 4 बजे भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया था। इसमें कहा था कि फ्यूचर में एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये भारत सरकार ने स्पष्ट किया और विश्व के लोगों ने इस बात को इंडोर्स किया कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है, वह युद्ध माना जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, देखिए, ये जो सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, ये क्षणिक नहीं होती हैं और एक दिन में तैयार नहीं होती हैं। बिल्कुल। हमारे देश में सन 71 के बाद पहली बार भारत की सामरिक सामर्थ्य को देखा और जाना। हम हमेशा कहते हैं कि हम 26 जनवरी को परेड करते हैं, तब हम अपने सैन्य सामग्री दिखाते हैं। पहली बार जीवंत लाइव हमारे पराक्रम को देखा गया, हमारे हथियारों को देखा गया। इवन डाई हार्ड गवर्नमेंट का समर्थक भी नहीं जानता था कि हमारे पास इस प्रकार की एयर डिफेंस प्रणाली है। वो क्या एक दिन में तैयार होती है? आपको याद होगा जब AK एंथनी साहब थे रक्षा मंत्री कांग्रेस सरकार में, उन्होंने बोला था हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये सन 2014 के बाद ये अरबों खरबों रुपए का जो साजो सामान खरीदा गया है, ये एक दिन की प्रिपरेशन है। जब यह सैन्य सामग्री खरीदी जाती है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके ऊपर काम करने वाले सैनिक दिन रात उस पर रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दिन की बात नहीं है। आप लोगों को, एक सामान्य व्यक्ति को बड़ा सामान्य से लगता होगा कि दुश्मन का जहाज आया और Su-400 उसको गिरा दिया। अरे उसको गिराने में कितना एफर्ट होता है। बिल्कुल, ये पर्सिस्टिंग प्रैक्टिस होती है। उसका डाटा बिल्कुल, आपने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण तैयारी होती है जी, ये एक दिन की तैयारी नहीं है, और ये तैयारी सतत और निरंतर चलती रहे, ये भी आवश्यक होता है किसी भी देश की संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखने के लिए। और जब ये पता हो कि हमारी जो सीमाएं हैं वहां पर ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है जिसने हमेशा से सामने से मीठा मीठा बोला और पीछे से छुरा घोपा हो, ये इतिहास में दर्ज कहानी है। लेकिन मृत्युंजय जी और वाचस्पति जी का एक फेस ऑफ लेना चाहती हूँ। मृत्युंजय जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, समस्या तो कांग्रेस ने ही पैदा की, और इसीलिए तो ये कहा जाता है कि विफलताओं की विरासत आपको मिली है। लेकिन आज गाहे बगाहे उनकी तरफ से जो सवाल उठता है कि ठीक है, हमने जो गलती कर दी वो कर दी, आपके पास भी तो इतना लंबे समय मिल चुका है, अभी तक वो गलतियां सुधर क्यों नहीं पाई है, इतना समय क्यों लग रहा है? मृत्युंजय जी और वाचस्पति जी को आमने सामने लीजिए जी। सो लावनी जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कौन सी गलती की हम बात कर रहे हैं और कौन सी कांग्रेस बात कर रही है। जो अपने पिछले UPA 1 और 2 के दौरान 50 कम से कम हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हुए, मेजर बम ब्लास्ट, में 1-2 लोगों के मरने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, और 2008 और 2006 जैसे बॉम्बे बम ब्लास्ट हुए, और उसके बाद एयरफोर्स मार्शल के ये बताने के बाद भी कि हमें पता है कि आतंकवादी कहाँ है और हम उन पर बहुत प्रेसिजन स्ट्राइक कर सकते हैं, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ के जो अल्पसंख्यक है वो नाराज हो जाएंगे और बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा। ऐसी इस प्रकार की सरकार और जिसकी नैरेटिव हो, वो क्या चाहती है पहले वो क्लियर हो जाए। इनफैक्ट लावनी जी, मैं इसी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। इन्हीं के सिद्धारमैया कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए।
इन्हीं के कई सारे नेता से नो टू वॉर हैशटैग के साथ ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं। तो पहले कांग्रेस सोच ले कि उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कि वॉर हो या ना हो, ऑल क्लियर हो राइट, जाए। क्या चाहती है कांग्रेस? वाचस्पति जी जवाब दीजिए। मैडम, अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ के रूप में छद्म जो भाजपाई बैठे हुए हैं सज्जन, मैं उनको बताना चाहता हूँ वाचस्पति जी ना बिल्कुल नहीं, ये तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगी। यही सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैंने आपको बीजेपी के आमने सामने कर दिया, वाचस्पति जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। बिल्कुल नहीं, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ जाएगा सर। आपको मैंने मौका दिया, आप भारतीय जनता पार्टी से खूब सवाल कीजिए, लेकिन आप देश के सैनिक को जो एक पद पर रह चुके हो, आप उनका अपमान करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। यही अफसोस है, यही सबसे बड़ा अफसोस है वाचस्पति जी, ये सबसे बड़ा अफसोस है कि आप देश की सेना को भी बीजेपी से जोड़ देते हैं। देश की सेना का कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं होता, उसका धर्म राष्ट्र से जुड़ा होता है, उसकी पार्टी देशवासियों की पार्टी होती है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको आखिर का मौका दे दिया कि आप फेस ऑफ कर लीजिए मृत्युंजय जी से, आपको जो सवाल पूछना है पूछिए। आप कर्नल साहब का अगर आप अपमान करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फेडर डाउन कीजिए, ऐसा प्रवक्ता नहीं चाहिए हमें। यही अफसोस है। रमेश ठाकुर जी 20 सेकंड्स आपको जल्दी से, फिर कर्नल वाला साहब 20 सेकंड, फिर समअप करते हैं। रमेश जी, सबसे बड़ी विडंबना ये, आपको बीजेपी से सवाल पूछना, यही आपने कहा था ना कि आप मोदी से सवाल कीजिए। मोदी से सवाल करते करते, बीजेपी से सवाल करते करते आप सेना पर सवाल खड़ा कर देंगे। कर्नल व्यारा साहब को कह रहे हैं कि वो छत में बैठे हुए बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी के हैं। इस तरीके के बयान तो नहीं होने चाहिए, कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान रखना होगा। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए और सबको स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने की, बोलिएगा, लेकिन किसी को किसी पार्टी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सेना को, मैं सैनिक की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं सेना की बात कर रही हूँ सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, सेना को हर चीज से अलग रखना चाहिए, ना उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब है, ना कोई आपसे सवाल पूछते रहेंगे, आप उससे छुपते रहे, बचते रहे, तो ये साबित होता है कि आप निश्चित रूप से कुछ तथ्यों को छुपा रहे हैं और निश्चित रूप से वाचस्पति जी कौन क्या छुपा रहा है, ये बात आपको पूछनी थी। मैंने बताया ना कि आपको मृत्युंजय जी से मौका दे दिया था बात करने का, लेकिन आपने देश के सैनिक का अपमान किया, वो हम इस मंच से तो नहीं होने देंगे। ऑल फेडर डाउन ओनली कर्नल व्यारा। 20 सेकंड लास्ट सम अप, 20 सेकंड एंड देन वाइंड अप। कर्नल व्यारा, लास्ट कमेंट। जी देखिए, विडंबना यही है कि मैं तो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं, मैं पूर्ण रूप से सैनिक हूं, और वो भी मैं इन्फेंट्री सोल्जर हूं, मैं फाइटिंग फोर्स का। लेकिन इन लोगों को हर राष्ट्रवादी आवाज ये बीजेपी के लगने लगती है, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय ऑलरेडी मैंने बहुत एक्सीड कर लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि अब विपक्ष को भी सोचना होगा, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा कि इस तरीके के बयान उसे गर्त में तो नहीं ले जा रहे हैं। इसके पहले भी अगर आपको याद हो तो जब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आई है, उसने हमेशा से ही सेना और सेना का अपमान किया, मोदी विरोध करते करते देश का विरोध किया है, और ऐसे में ही सवाल अब भी पूछा जा रहा है, राष्ट्र जीत रहा है तो कांग्रेस क्यों हारा हुआ महसूस कर रही है। आकलन और विश्लेषण जरूरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।